जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जी के पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा 2026 25 दिन 25 मॉक टेस्ट की श्रृंखला में एक और नया मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट पहले प्रश्न के साथ। क्या कहा गया है? पहले प्रश्न में कहा गया है, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्लास है ना, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो अच्छे से कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, और मैं चाहता हूँ इस क्लास को आप 5 से 6 बार देखिएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आई होप इसमें से इस क्लास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी का नाम क्या है। दोस्तों, भारत में जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई है वो है CERT। CERT क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और IN का मतलब इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, ये जरूर याद रखना, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो भारत में CERT, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। ये साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अर्थात NIA का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों, NIA भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक एजेंसी है, जो 2008 के मुंबई हमला हुआ था, मुंबई हमले के बाद NIA का गठन किया गया था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 2008 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है। दोस्तों, भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो पोर्टल चलता है वो है आपका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो गृह मंत्रालय है ये कौन सा ट्विटर हैंडल चलाता है साइबर अपराध को सचेत करने के लिए, वो है साइबर दोस्त। तो साइबर दोस्त नाम का ट्विटर हैंडल भी गृह मंत्रालय चलाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, UAPA का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, UAPA एक ऐसा अधिनियम है जो भारत में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये कब आया था? 1967 में ही आया था। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम अर्थात CERT किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो भारत में जो कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम है ना, वो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI जिसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, फिशिंग साइबर अपराध की किस श्रेणी में आता है। दोस्तों, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। इसमें क्या होता है कि किसी नकली लिंक को भेजकर किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी, जैसे उसके पासवर्ड हो गए, बैंक का विवरण हो गया, वो चुरा सकते हैं। तो ये पहचान और धोखाधड़ी की चोरी की जाती है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, इसमें पहचान की चोरी की जाती है और दूसरा इसमें धोखाधड़ी की जाती है, फिशिंग। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य सुरक्षा बल कौन सा है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों, आपको बताना है कि इन ऑप्शन के अनुसार आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन सा है जो गृह मंत्रालय अधीन है। आपके ऑप्शन है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना या वायुसेना। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय अधीन ये CAPF आते हैं, जिनमें हमारे असम राइफल हो गया है ना, BSF हो गया, CRPF हो गया, CRPF, CISF हो गया आपका, ITBP हो गया आपका, ITBP, NSG हो गया आपका, SSB हो गया आपका। तो ये सब जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, और इनका जो काम है वो भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाना है। क्लियर, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सशस्त्र बल, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, साइबर अपराधों को रोकने के लिए I4C, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने इसको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया है आपको। तो I4C भी आप इसको याद रखना, फुल फॉर्म आ सकती है I4C के लिए। तो क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, यह गृह मंत्रालय का अधीन आता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्लियर, याद रखिएगा। I4C फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। दोस्तों, भारत में जो डिजिटल सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9030।
1930 ये साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन भी है, तो 1930 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक आंतरिक सुरक्षा बल है जो मुख्य रूप से वामपंथी उग्रवाद का एक नाम और भी है LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसको कहा जाता है, अर्थात नक्सलवाद से निपटने के लिए तैनात है। तो नक्सलवाद से निपटने के लिए भारत में होता है CRPF, ऑप्शन ए आपका सही जवाब CRPF। और मैं बता दूं, नक्सलवाद वाले क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रेड कॉरिडोर। तो ये जरूर याद रखना, रेड कॉरिडोर क्या होते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेड कॉरिडोर कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अगर कोई कानून है तो वो है IT एक्ट 2000। तो IT एक्ट आप याद रखना, ये भारत में कब पारित हुआ था, तो सन 2000 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहा गया, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है। तो आतंकवाद के या टेरर फंडिंग को रोकने के लिए काम करती है FATF मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF का मुख्यालय है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग पर जांच करती है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा दोस्तों यहाँ लिखा गया इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रांस के लियोन शहर में है, इंटरपोल का मुख्यालय। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का कौन सा कानून डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की चोरी और साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए हाल ही में पारित किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा, हाल ही में DPA नागरिकों को डिजिटल डाटा की गोपनीयता के लिए पारित किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय सेना की वह इकाई कौन सी है जो केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों अर्थात काउंटर टेररिज्म के लिए गृह मंत्रालय के तहत बुलाई जाती है। तो दोस्तों भारत में जो काउंटर टेररिज्म है इसको टैकल करने के लिए कौन सा बना हुआ है विंग, तो वो है आपका NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और मैं आपको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट कहा जाता है, ब्लैक कैट। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है। इसमें क्या होता है कि आपकी फाइल को लॉक कर दिया जाता है और लॉक करने के बाद उसको अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे की मांग की जाती है, अर्थात फिरौती की मांग की जाती है। तो रैंसम मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा अटैक जो आपके कंप्यूटर की फाइलों को लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद अनलॉक करने के लिए आपके पैसे की मांग करता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एक प्रकार का वायरस जो डाटा को लॉक कर फिरौती मांगता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्लियर, याद रखना। और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों मूल रूप से कितने थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो भारत में बना वो 12 अक्टूबर 1993 को बना था, 12 अक्टूबर 1993। क्लियर, याद रखिएगा, 1993 इसका सही आंसर है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। क्लियर, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, आर्टिकल 32। क्या आपको पता है दोस्तों, अम्बेडकर जो थे इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, वेटिंग फॉर वीज़ा। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो अस्पृश्यता का अंत कहा गया है आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 की बात इसमें की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। संविधान दिवस कब होता है भारत में, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सॉरी,
भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति क्या कैसे करता है? प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कानून के समक्ष समानता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो कानून के समक्ष सब लोग बराबर होते हैं, इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से ये लिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 21 में आता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, ऑप्शन सी। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था और शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। और मैं आपको बता दूं, शिक्षा दिवस कब होता है भारत में? तो 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है और वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा हम बताएं तो ये कैसी है? ये संवैधानिक या वैधानिक या गैर सरकारी या निजी? तो ये आपकी वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। क्यों निकाय है? क्योंकि ये कानून द्वारा, संसद के कानून से गठित एक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये संसद के कानून से बनी है, तो ये वैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और ये कब बना था? 1993 में बना था। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे कहाँ याचिका दायर कर सकते हैं? दोस्तों, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के तहत रिट फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप रिट फाइल कर सकते हैं। तो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखेंगे, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? सही आंसर क्या होगा? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 1978 में हुआ था ये। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर फिर विधिक अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 31 में था और उसके बाद में ये जब संशोधन किया गया तो आर्टिकल 300A में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और ये सारा जो काम हुआ वो किस प्रधानमंत्री की सरकार में हुआ था? तो मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था, मोरारजी देसाई। क्लियर, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा गृह मंत्रालय का एक मुख्य विभाग नहीं है? आपको बताना है कि गृह मंत्रालय के अधीन कौन नहीं आता। सही जवाब क्या होगा? आंतरिक सुरक्षा विभाग आता है, सीमा प्रबंधन विभाग आता है, राजभाषा विभाग आता है, लेकिन विदेश व्यापार विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता। ये भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। क्लियर, याद रखिएगा, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? दोस्तों, अगर इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 क्या कहता है कि आप 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले काम में नहीं लगाएंगे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि अनुच्छेद 24 में कितने साल तक के बच्चों को रोजगार मतलब कारखानों में काम से वंचित रखा गया है? तो 14 साल की उम्र के बच्चों को। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस वैश्विक स्तर पर हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस हर साल होता है 10 दिसंबर को। क्यों होता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी और जो चार्टर तैयार किया गया था उसमें कितनी धाराएं थी? तो वो हैं आपकी 30 धाराएं थी। तो 10 अक्टूबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा किए जाने के कारण दुनिया में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल हैं आपके 20 और 21।
अनुच्छेद 20 और 21 का जो निलंबन है वो नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्लियर, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, 20 और 21 याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है ना, उससे प्रेरित हैं ये, बिल ऑफ राइट्स। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है अमेरिका। अगला प्रश्न क्या कहा गया, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो वह अनुच्छेद 19 बन ए में, अनुच्छेद 19 बन ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, मानव दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत होता है? सही आंसर क्या होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बेगर और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, राज्य लोक व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा के आधार पर किस मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, देश की सुरक्षा और संप्रभुता की जब भी हम बात करते हैं तो भाषण और स्वतंत्रता के अधिकार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है अनुच्छेद 19 के तहत। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपसे ली जा सकती है। क्लियर, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में जीएसटी किस तिथि को लागू हुआ था? तो दोस्तों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, और भारत में 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो दोहरी संरचना वाला है, और ये कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया है। क्लियर, याद रखना। जीएसटी के कितने कंपोनेंट हैं? तो 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? तो दोस्तों, हमारे संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, जब जीएसटी भारत में लागू हुआ तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली, और प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और जीएसटी परिषद में कितने मेंबर होते हैं? तो 33 मेंबर और चौथा एक अध्यक्ष। अगला प्रश्न, जीएसटी के तहत वर्तमान में मुख्य रूप से कितनी दरें निर्धारित हैं? तो जीएसटी के लिए 4 दरें हैं, कौन कौन सी हैं? 5%, 5, 12, 18 और 28। क्लियर, याद रखिएगा। आपसे पूछे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी में शामिल नहीं है? जीएसटी के दायरे से किसको बाहर रखा गया है? सही आंसर क्या होगा, तो जीएसटी के दायरे से सबको बाहर रखा गया, आंसर क्या होगा इसमें, वो है आपका पेट्रोलियम और शराब उत्पाद, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है कि पेट्रोलियम और शराब उत्पाद को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल वाला सही है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जब माल की आपूर्ति एक ही राज्य के भीतर होती है अर्थात इंटर स्टेट होती है तो कौन से जीएसटी लगाए जाते हैं? तो राज्य के भीतर होने वाले माल की ढुलाई पर या आपूर्ति पर जो जीएसटी लगता है वो लगता है आपका एसजीएसटी। सही जवाब क्या होगा आपका, राज्य के भीतर होने वाले व्यापार पर कौन सा टैक्स लगता है? तो सही आंसर होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी दोनों लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कौन सा जीएसटी लगता है? अंतर्राज्यीय, तो अंतर्राज्यीय व्यापार जब होगा तो कौन सा लगेगा? वो लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है, आंसर सी सही है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था?
सही आंसर क्या होगा? तो भारत में जो जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया था ना, वो दिया था विजय केलकर समिति ने। तो विजय केलकर समिति, केलकर टास्क फोर्स या केलकर समिति। क्लियर? ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आईजीएसटी में आई का पूर्ण रूप क्या है? तो आई का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला प्रश्न क्या कहा गया? जीएसटी के तहत HSN कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर क्या होगा कि जीएसटी के लिए HSN कोड का उपयोग जो होता है वो वस्तुओं के व्यवस्थित और वर्गीकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? GSTIN में कुल कितने अंक हैं? सही जवाब क्या होगा? 15 अंक हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था? दोस्तों दुनिया में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था 1954 में फ्रांस ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों ये था 50 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।